भारतीय शिक्षण मंडल के उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के प्रांतों के अधिकारी एवं सहभागी अभ्यासी वर्ग के सदस्यगण, मातृशक्ति, शांति कुंज के तमाम वरिष्ठ कार्यकर्तागण, विद्वज्जन, ये हमारे सबके लिए एक बड़ा सौभाग्य का विषय है कि भारतीय शिक्षण मंडल का अभ्यास वर्ग शांति कुंज हरिद्वार में आयोजित करने का हमें सुअवसर प्राप्त हुआ है। माननीय कुलाधिपति प्रणव पांड्या जी ने अनुमति दी। ये हमारा सबका सौभाग्य है। अभी डॉक्टर अंगद सिंह जी कह रहे थे कि वो क्षण हैं ये जिसमें जिनको संयोजित करके, जिसका हम अवसर उठा करके अपने जीवन में परिवर्तन की दिशा ला सकते हैं। ये साधारण बात नहीं है। भारतीय शिक्षण मंडल का जन्म 1969 में हुआ था। आज़ादी के पश्चात 1969 तक 47 से शिक्षा के क्षेत्र से जो निर्माण हुआ, समाज का जो व्यक्ति निर्माण की प्रक्रिया थी, वो धीरे धीरे अवनति की ओर जा रही थी। चरित्र का निर्माण अवरुद्ध हो रहा था, जीवन के मूल्यों का क्षरण हो रहा था, नैतिकता समाप्त हो रही थी। इससे चिंतित होकर के समाज के अनेक समाज सेवियों ने अपने अपने स्तर पर प्रयास करना शुरू किए। भारतीय शिक्षण मंडल उन्हीं प्रयासों में से एक प्रयास था। 1969 में इसकी स्थापना की गई और मुख्य उद्देश्य इसका था शिक्षा में मूल्यों की स्थापना, जीवन मूल्यों की स्थापना, भारतीयता की स्थापना हो, जिससे कि हमारा जीवन समृद्ध बने, शांत बने और एक अच्छा सामाजिक जीवन और राष्ट्रीय जीवन हमारा तैयार हो। इस उद्देश्य के लेकर के भारतीय शिक्षण मंडल की स्थापना हुई। 1992 तक भारतीय शिक्षण मंडल ने इस दिशा में राष्ट्रीय स्तर पर कई संगोष्ठियां आयोजित करके अनेक सुझाव शासन के सामने रखे और समाज को जागरूक करने का काम किया। लेकिन इस अवधि में एक अनुभव आया कि जो बातचीत चली, जो प्रयास चले, वो शिक्षा के क्षेत्र के कम थे, शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के हित के ज़्यादा थे। इस आधार पर विश्लेषण हुआ और उसमें परिवर्तन किया गया। 1992 में भारतीय शिक्षण मंडल को अलग किया गया और उसमें शिक्षक वर्ग के लिए कार्य करने वाले एक संगठन राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का अलग से एक गठन किया गया। स्वतंत्र रूप से 1992 से भारतीय शिक्षण मंडल ने केवल शिक्षा के लिए कार्य करना शुरू किया। भारतीय शिक्षण मंडल से जुड़ने वाले समाज का प्रत्येक व्यक्ति है जो शिक्षा में रुचि रखता है, उसको भारतीय शिक्षण मंडल से जोड़ने का प्रयास किया गया, जिसके अंदर इस बात की कसक थी, ये उसमें दर्द था कि शिक्षा जो हो रही है उसका स्तर उत्तरोत्तर गिर रहा है और व्यक्ति निर्माण की प्रक्रिया तो कुछ हो ही नहीं रही है। इस आधार पर ऐसी रुचि रखने वालों को इसकी सदस्यता दी गई, सदस्य बनाया गया, कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके और आगे बढ़ते हुए ये देखा गया कि इसमें और प्रयास करना है, कैसे इसको ज़मीन पे उतारा जाए, पूरे देश को कैसे इससे जोड़ा जाए। इस आधार पर इसके 3 प्रकल्पों की स्थापना की गई। एक शालेय प्रकल्प की कल्पना सामने आई। शालेय प्रकल्प के माध्यम से जो विद्यालय हमारे दूर दराज के क्षेत्रों में काम करते हैं, जिन संसाधन भी नहीं है, शासन से सहायता भी नहीं है, अपने संसाधनों के आधार पर अपनी व्यवस्था करते हैं, ऐसे विद्यालयों को भारतीय शिक्षण मंडल से जोड़ करके उनके प्रशिक्षण, निरीक्षण और कुशल ढंग से शिक्षा देने का और भारतीय ढंग से शिक्षा देने का उनको अवसर दिया जाए, उनको प्रशिक्षण दिया जाए, उनका मार्गदर्शन किया जाए। एक शालेय प्रकल्प स्थापित किया गया। कानपुर और जयपुर में उसका काम शुरू हुआ। कानपुर में उसकी अच्छी स्थिति है और वर्ष में कई कार्यक्रम शालेय प्रकल्प के लिए हम आयोजित करते हैं। इसके साथ ही साथ एक शैक्षिक प्रकोष्ठ की स्थापना की गई
जो पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है प्राथमिक से लेकर के हायर एजुकेशन तक, इस पाठ्यक्रम को अगर आप गौर से देखें, बहुत से हमारे साथी यहाँ पे बेसिक शिक्षा से संबंधित हैं, बहुत से माध्यमिक शिक्षा से संबंधित हैं, बहुत से हायर एजुकेशन से संबंधित हैं, बहुत से विद्वान भी बैठे हुए हैं। पर पाठ्यक्रम के ऊपर जब हम नज़र डालते हैं तो पाठ्यक्रम में तमाम ऐसी विसंगतियाँ हैं जिससे बच्चे के निर्माण का कोई सवाल नहीं उठता और उसकी शक्ति और ऊर्जा जो है गलत दिशा में जाती है, कोई लाभ नहीं होता, उससे लाभ होना चाहिए। ऐसे पाठ्यक्रम को कैसे ठीक किया जाए, इसके कई विसंगतियां तो ऐसी हैं जिनको पढ़ाया ही नहीं जाना चाहिए और वो पाठ्यक्रम में हैं। जब उसके लिए बात उठाई जाती है तो शासन प्रशासन देखता है उसको और फिर उसको हटाता है कि पता नहीं कैसे चल गया। किसी को चिंता नहीं है कि क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या हो, इससे परिणाम क्या निकलेंगे। तो इस स्थिति को ठीक करने के लिए भारतीय शिक्षण मंडल ने अपना एक शैक्षिक प्रकोष्ठ बनाया जो समय समय पर पाठ्यक्रमों का पुनरीक्षण करता है और उससे क्या हटाना है, क्या जोड़ना है, उसके लिए संशोधन प्रस्तुत करता है। एक शैक्षिक प्रकोष्ठ का काम हमारा है। पूरे देश के अंतर्गत शैक्षिक प्रकोष्ठ की ऐसी इकाइयाँ गठित की गई हैं और वो ये अपना काम कर रही हैं। जिस दिन वैदिक मंत्रों से धरती को सजाया जाएगा, उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। जिस दिन वैदिक मंत्रों से धरती को सजाया जाएगा, उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। खलिहानों की खाली झोली भर जाएगी मेहनत से, इंसानों की मजबूरी जब टकराएगी दौलत से, सदियों का मासूम लड़कपन के बच्चों को भूखा ना सुलाया जाएगा। जिस दिन वैदिक मंत्रों से धरती को सजाया जाएगा, उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। और अब मैं आज के मुख्य आयकर आयुक्त उत्तर प्रदेश पश्चिम एवं उत्तरांचल को सादर आमंत्रित करता हूं कि वे हम सबको उद्बोधन एवं मार्गदर्शन प्रदान करें। माननीय श्री पांडे जी। भारतीय शिक्षा मंडल के सभी सदस्यगण और प्रिय मित्रों, सभागार में उपस्थित सभी प्रिय मित्रों, मैं यहाँ पर किसी अन्य कैपेसिटी में नहीं आया हूँ। मैं केवल एक विद्यार्थी की हैसियत से आप लोगों के सामने आया हूँ और मैं मानता हूँ कि व्यक्ति कुछ भी बन जाए, अगर उसे खुशी चाहिए, अगर उसे जीवंत रहना है और अगर उसे बूढ़ा नहीं होना है तो उसे हमेशा एक विद्यार्थी बने रहना चाहिए। उसी हैसियत से आपके सामने आया हूँ। बाकी बातें बाद में होंगी, मन में बहुत सारी बातें उमड़ घुमड़ रही हैं। किसी भी देश की तरक्की के लिए वहाँ पर स्वतंत्रता के बाद एक सामाजिक क्रांति होनी चाहिए थी और एक शैक्षिक क्रांति होनी चाहिए थी। दुख की बात यह है कि यहाँ पे न सामाजिक क्रांति हुई और न शिक्षा में क्रांति हुई। लेकिन अब आज देश जिस मुहाने पर खड़ा है वहाँ दोनों क्रांतियों की ज़रूरत है और दोनों क्रांतियाँ होने जा रही हैं। इसलिए उसमें आपकी क्या भूमिका है,
इसे गहराई से जानना होगा और उसके लिए तैयारी करनी होगी। उस सामाजिक क्रांति के साथ साथ जो शैक्षिक क्रांति होने जा रही है, उसके सबसे बड़े सूत्रधार, सबसे बड़े लीडर, सबसे बड़े मेंटर आप ही होने जा रहे हैं। इसलिए आपको अपनी उस भूमिका को पहचानना है और उसके लिए तैयारी करनी है। प्रणव पंड्या जी आ गए हैं, उनका स्वागत है। आइए मंच पे आइए, मंच पे आइए। तो प्रणव जी, मैं चर्चा इन लोगों से ये कर रहा था कि हिंदुस्तान इस समय एक मुहाने पे खड़ा है जहाँ सामाजिक क्रांति और शैक्षिक क्रांति दोनों होने जा रही है, और शैक्षिक क्रांति में इन्हीं लोगों की सबसे बड़ी भूमिका होने जा रही है। इसलिए अपने उस रोल को समझें और उसके लिए तैयार करें। इसके पहले मैंने इन लोगों से एक सवाल पूछा था कि ईश्वर ने वो सबसे बड़ा तोहफ़ा, सबसे बड़ा गिफ्ट, सबसे बड़ा उपहार क्या दिया है जिसकी वजह से हमारा शरीर सुरक्षित है, वैसा ही है जैसा जन्म के समय था। हाँ, बड़ा ज़रूर हो गया है, लेकिन सारे अंग प्रत्यंग वही हैं, लगभग सारे अनुपात वही हैं। तो वह ईश्वर का सबसे बड़ा तोहफ़ा, सबसे बड़ा गिफ्ट, सबसे बड़ा उपहार क्या है? उसी बिंदु पर वह ध्यान शुरू हो गया। ध्यान के बाद अब सेशन शुरू हुआ है। अब मैं एक दो लोगों से उत्तर चाहूँगा। वैसे मैं जितना भी उत्तर आपके मन में ध्यान के समय उभरे हैं सब सही हैं, लेकिन समुचित उत्तर क्या है वहाँ आने के पहले अगर एक लोग दो लोग बताएं तो मुझे खुशी होगी। सोचने की प्रवृत्ति है, विवेक या ज्ञान, जितने भी आपके उत्तर हैं मन में आए होंगे सब सही हैं। लेकिन सीधे सीधे मैं उत्तर पे आ जाता हूँ। जो समुचित उत्तर है वह है पीड़ा, दर्द, पेन, वेदना। शायद आप लोग सब सहमत नहीं होंगे, लेकिन कहीं शरीर को कोई ख़तरा होता है, कुछ हो जाता है, वेदना पीड़ा महसूस होती है, हम वहाँ से हट जाते हैं या शरीर को हटा लेते हैं, या कुछ हो जाता है तो डॉक्टर वैद्य के पास जाते हैं, ठीक कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन ईश्वर ने हमारे बालों को पीड़ा या दर्द या वेदना का तोहफ़ा नहीं दिया है। तो उन्हें हम कितने तरह तरह से काटते हैं, फैशन के नाम पे, अलग दिखने के नाम पे, स्मार्टनेस के नाम पे। विवेक और ज्ञान के बावजूद आप लोगों के मन में जो जो उत्तर उभरे हैं उन सब के बावजूद हम अपने बालों को काटते हैं, क्योंकि उनके पास पीड़ा या दर्द का तोहफ़ा नहीं है, और शरीर को बचाते हैं। कल्पना करिए कि अगर ईश्वर ने हमारे शरीर को भी पीड़ा या दर्द का तोहफ़ा नहीं दिया होता तो हम अपने शरीर को भी कितने तरह तरह से बनवा रहे होते, डिज़ाइन करा रहे होते, फैशन के नाम पे, ईगो सेटिस्फेक्शन के नाम पे कि हमारा शरीर सबसे अलग है, या स्मार्टनेस के नाम पे। इसी हॉल में कितने तरह तरह के शरीर मिलते, जैसे कितने तरह के हेयर स्टाइल, मूँछों के स्टाइल, दाढ़ियों के स्टाइल मिल रहे हैं। इस मामले में हमारे सरदार जी लोग, माताएं और बहनें और बच्चियां, और शायद कुछ हद तक प्रणव पंड्या जी भी बेहतर हैं कि वो बालों को उसी रूप में रखने की कोशिश कर रहे हैं जैसा ईश्वर ने बनाया है। लेकिन बाकी हम लोग, और ये पीड़ा और दर्द हमको बचाता ही नहीं है, हमें परिभाषित करता है, डिफाइन करता है। अगर ये जो पिन यहाँ लगाया गया है, अगर इसको खोल के यहाँ चुभाएं तो दर्द होगा, और यहाँ उसी पिन को चुभाएं तो दर्द नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ शरीर है और यहाँ नहीं है। तो मोटे तौर पे एक परिभाषा बन जाती है कि जहाँ जहाँ दर्द महसूस होता है वहाँ वहाँ शरीर है, और जहाँ जहाँ शरीर है वहाँ वहाँ दर्द महसूस होता है। ये एक परिभाषा बन जाती है कि जहाँ जहाँ दर्द है वहाँ वहाँ शरीर में, जहाँ जहाँ दर्द महसूस होता है वहाँ वहाँ शरीर है, और जहाँ जहाँ शरीर है वहाँ वहाँ दर्द महसूस होता है।
अब इस परिभाषा को अगर हम बाहर लेके चलें तो वह ईश्वरीय तोहफ़ा, वो उपहार पेन, पीड़ा, दर्द, वेदना का रूप लेने लगता है, संवेदना का, सेंसिटिविटी का, दूसरों का दुख दर्द समझने की क्षमता का। हम जहाँ जहाँ और जिसका जिसका दर्द महसूस करते हैं वहाँ वहाँ हमारा शरीर है, हमारे शरीर का विस्तार है। अगर हम परिवार का दर्द महसूस करते हैं तो परिवार हमारे शरीर का विस्तार हो जाता है, हिस्सा हो जाता है, वहाँ हमारा शरीर है। अगर आप अपने जिन बच्चों को पढ़ाते हैं उनका दर्द महसूस करते हैं तो आपके शरीर का वो विस्तार हो जाते हैं, वहाँ तक आपकी एक्सटेंडेड बॉडी हो जाती है। अगर प्रणव पंड्या जी अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन का और पूरे हिंदुस्तान का, पूरे गायत्री परिवार का दर्द महसूस करते हैं और सब लोगों का, क्योंकि सबको जगाने काम कर रहे हैं, तो इनकी संवेदना वहाँ तक जाती है, सबका दर्द महसूस करते हैं और सब इनके एक्सटेंडेड बॉडी बन जाते हैं, शरीर का विस्तार हो जाते हैं। अगर हम पेड़ों, पौधों, वनस्पतियों, चिड़ियों, नदियों सबका दर्द महसूस करते हैं, सबसे संवेदनात्मक जुड़ाव महसूस करते हैं, तो वे सब हमारे शरीर का अंग होने लगते हैं, शरीर का विस्तार होने लगते हैं, एक्सटेंडेड बॉडी होने लगते हैं। आप लोग तो बहुत सौभाग्यशाली हैं, यहाँ आप लोग नहीं, हरिद्वार वाले, कि यहाँ पे गंगा बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन कानपुर जहाँ से हम आए हैं, या गीता जी आई हैं, अंगद जी आए हैं, और आगे आप लोग जहाँ जहाँ से आए हैं, यमुना, गंगा या और नदियों का हाल, ऐसी दुर्दशा क्यों है? क्योंकि हमने इन नदियों से संवेदनात्मक जुड़ाव नहीं महसूस किया, इनको अपने शरीर का हिस्सा नहीं महसूस किया, इसलिए आज वो हालत में है। तो जब तक हम पूरी प्रकृति और सारे पेड़ों, पौधों, वनस्पतियों सबसे जुड़ाव महसूस नहीं करेंगे, उनको अपने शरीर का हिस्सा नहीं मानेंगे, तब तक हमारे विस्तार रुक जाएगा। जब तक हम पूरे देश से संवेदनात्मक जुड़ाव नहीं महसूस करेंगे, तब तक हम सच्चे पैट्रियाटिक नहीं कहे जा सकते। केवल 15 अगस्त या 26 जनवरी को नारे लगाने से हम देशभक्त नहीं होते। देशभक्त होते हैं जब हम पूरे देश, और पूरे देश में उसमें कुछ भी छोड़ना नहीं है, जितने प्रदेश, जितने भाषा भाषी, जितने जाति, जितने धर्म और जो कुछ देश में है, जब हम सबसे संवेदनात्मक रूप से जुड़ाव महसूस करते हैं तभी हम सच्चे देशभक्त हो सकते हैं। और गाड़ी यहीं तक नहीं रुकती है, बात यहीं तक नहीं रुकती है। जब हम इसी भावना को, इसी ध्यान को और आगे लेके चलते हैं, जब हम पूरी धरती से संवेदनात्मक जुड़ाव महसूस करने लगते हैं, तब पूरी धरती हमारे शरीर का विस्तार हो जाती है, एक्सटेंडेड बॉडी हो जाती है, या हमें यह एहसास होने लगता है कि धरती एक विराट जीवंत स्वरूप है जिसके हम जीवंत अंग हैं। इस सच्चाई का एहसास करने लगते हैं। और इसी भाव को अगर हम और आगे बढ़ाते हैं तो एक ऐसा समय आता है कि जब हम पूरी सृष्टि, पूरी ब्रह्मांड, पूरे कायनात, पूरी यूनिवर्स से संवेदनात्मक रूप से जुड़ाव महसूस करते हैं, और तब हम उस स्थिति में पहुंचते हैं जहां हम कह सकें, महसूस कर सकें, अहम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्मांड हैं, हम ब्रह्म हैं। लेकिन यह व्यक्ति से ब्रह्मांड तक की यात्रा केवल और केवल संवेदना के द्वारा संभव है, अहंकार के द्वारा नहीं। अहंकार इसमें सबसे बड़ी बाधा है। बहुत सारे लोग अहंकार के द्वारा अपने को बड़ा या अपनी पर्सनालिटी को बड़ा घोषित करते हैं, जबकि पर्सनालिटी बड़ी होती है, व्यक्ति बड़ा होता है केवल और केवल संवेदना के विस्तार के द्वारा। और जब हम इस सच्चाई, ये सच्चाई है कि सृष्टि एक जीवंत इकाई है, एक जीवंत इंडिविजुअल है, लिविंग वाइब्रेंट यूनिट है पूरी सृष्टि, पूरी यूनिवर्स, और हम उसके एक जीवंत अंग हैं। जब हम इस सच्चाई का एहसास करने लगते हैं तब हम मानसिक रूप से स्वस्थ कहे जा सकते हैं, और हमारा हर कार्य अपने आप ठीक होने लगता है। हमें बहुत कुछ सिखाने पढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारा हर आचरण अपने आप अच्छा होने लगता है। आचरण सिखाने पढ़ाने की ज़रूरत तब पड़ती है जब हम इस सच्चाई का एहसास नहीं करते। अगर शरीर में पैरालिसिस हो जाता है तो उसका एक अंग दूसरे से संवेदनात्मक रूप से जुड़ाव नहीं महसूस करता। उसी तरह से अगर हमें मानसिक लकवापन हो जाता है तो हम सृष्टि जो पूरा विराट इकाई है और हम उसके जीवंत अंग हैं, सबसे हमारा जीवंत
सेंसिटिव संबंध या जुड़ाव महसूस हम नहीं कर पाते। यह एक तरह का मानसिक लकवापन है और उसको हमको मिटाना होगा। उस मानसिक लकवेपन के मिट जाने से और जब हम सबसे संवेदनात्मक रूप से जुड़ाव महसूस करने लगते हैं, फिर हमारा हर काम अपने आप स्वचालित ऑटोमेटेड रूप में सही होने लगता है। जैसे शरीर का कोई भी अंग दूसरे अंग से हमेशा सही व्यवहार करेगा अगर उसे लकवा नहीं है तो। हाथ आपके पैर के साथ, आँख दूसरे अंगों के साथ अपने आप सही व्यवहार करेगा। अत्याचार, अविचार, व्यभिचार, किसी तरह लूट, एक्सप्लॉयटेशन कोई भाव ही नहीं आएगा अगर हमारा शरीर एक दूसरे से सेंसिटिवली कनेक्टेड है। उसी तरह से अगर हम पूरी सृष्टि से, समाज से, धरती से, आसपास से संवेदनात्मक रूप से जुड़ाव महसूस करते हैं तो हमारा हर आचरण अपने आप अच्छा होगा। लेकिन जब हम धरती को, समाज को दो हिस्सों में बांट लेते हैं, प्रकृति को दो हिस्सों में बांट लेते हैं, एक जहां हम एक्सप्लॉयटेशन कर सकते हैं, एक जहां हम संवेदनात्मक रूप से जुड़ाव महसूस करते हैं, और दूसरा जहां से संवेदनात्मक रूप से जुड़ाव नहीं महसूस करते। तब जहां से संवेदनात्मक जुड़ाव नहीं महसूस करते वहां एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, और जहां अत्याचार, व्यभिचार कुछ भी कर सकते हैं, और जहां संवेदनात्मक जुड़ाव महसूस करते हैं वहां अत्याचार तो नहीं करते, जो लूट का सामान लाते हैं वो भी वहीं इस्तेमाल करते हैं। तो यह बंटवारा ख़त्म होना चाहिए, और यह बंटवारा ख़त्म होने के बाद अपने आप चरित्र का विकास होने लगता है। अक्सर हमें अपने बच्चों को, जो नई पीढ़ी का कमान संभालने वाले हैं, अगर भ्रष्टाचार मुक्त का हम सपना देखते हैं, सामाजिक और शैक्षिक क्रांति की बात करते हैं, तो हमें जो पीढ़ी तैयार करनी है उसको बड़ी पर्सनालिटी देना होगा। और पर्सनालिटी बड़ी तभी होती है जब जितनी बड़ी संवेदना होती है। आपकी संवेदना केवल अपने तक है, बहुत छोटी बौनी पर्सनालिटी होगी, ग्रीडी पर्सनालिटी होगी, और संवेदना का जितना ही बड़ा विस्तार होता चला जाएगा पर्सनालिटी उतनी ही बड़ी होती चली जाएगी। और संवेदना ही सबसे बड़ी ताकत है। आपको बच्चों में ये भाव भी भरना है कि संवेदना ही सबसे बड़ी ताकत है। अगर कोई कहता है कि ज्ञान बल, धन बल, बाहुबल या और ये सब ताकत हैं, तो यह ताकत तभी है जब साथ में संवेदना का बल है, और अगर संवेदना का बल नहीं है तो ये सारे बल निरर्थक हैं। इस पर मैं एक छोटी सी कहानी की तरफ आपका संकेत करना चाहूँगा। ये बड़ी मज़ेदार कहानी है। मैंने बचपन में तो मेरा गांव बस्ती ज़िले का है, बस्ती ज़िले में अपने गांव में सुनी थी, अवधि में। लेकिन जब मैंने दुनिया भर की सारी भाषाओं की लोक कथाएँ पढ़नी शुरू की तो मुझे रूसी भाषा में ये लोक कथा मिली, अरबी भाषा में भी ये लोक कथा मिली, दक्षिण भारत की भाषाओं में ये लोक कथा मिली, आदिवासी भाषाओं में ये लोक कथा मिली। तो एक लोक कथा जो लाखों साल से पूरी धरती पर हर जगह फैली हुई है, थोड़े बहुत पात्र बदल गए हैं। सोचिए कितना बड़ा मैसेज होगा कि एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को, जब छापे खाने भी नहीं थे, लाखों साल से ये ज्ञान देता चला जा रहा है। और कहानी की तरफ संकेत करना है। आप सब जानते हैं, दो चिड़ियाँ थीं, मैंने तोता मैना के रूप में उन्हें सुना। बहुत भूखी थी, बहुत ढूंढने पे उन्हें एक दाल का दाना मिला, चने का दाना मिला। उन्होंने सोचा इसको दो हिस्सों में बांट लें, तो उसको एक खूंटे से रगड़ा। खूंटे से रगड़ने से वो दो हिस्सों में बंट तो गया। आप सब कहानी जानते हैं, चेहरे आपके मुस्करा रहे हैं। तो वो दो हिस्सों में बंट तो गया, लेकिन आधा हिस्सा कोई दरार वगैरह रही होगी खूंटे में, उसमें फंस गया। आधा जो हिस्सा बाहर आया वो मैना लेके उड़ गई। तोते का आधा हिस्सा है जो फंसा हुआ है, नहीं निकाल पाता जब तोता, तो बढ़ई के पास जाता है और बढ़ई से कहता है, जैसा मैंने अपने अवधि में सुना कि बढ़ई बढ़ई खूंटा चीरो, खूंटे में दाल बा, का खाई कापी, काले परदेश जाई। बढ़ई डांटता है कि हट तोते, तुम्हारे छोटे से दाल के दाने के लिए हम खूंटा क्यों चीरें। राजा के पास जाता है, राजा राजा बढ़ई डांटो। राजा भी डांटता है, तुम्हारे छोटे से दाल के दाने के लिए हम बढ़ई क्यों डांटें। रानी के पास जाता है, रानी रानी राजा छोड़ो। रानी भी डांटती है। सांप के पास जाता है, सांप सांप रानी डसो या रानी काटो। सांप भी डांटता है। लाठी के पास जाता है, सांप मारो। लाठी भी डांटता है। आग, फायर के पास जाता है, लाठी जलाओ। आग भी डांटता है। नदी के पास जाता है, आग बुझाओ। नदी भी डांटती है। हाथी के पास जाता है, नदी सोखो। हाथी भी डांटता है। अब वह रोते हुए जा रहा है। उसका रोना एक चींटी सुनती है और आकर उससे रोने का कारण पूछती है। और जब पूरी बात तोता बताता है तो चींटी कहती है, चलो मेरे जितना वश में है उतना करूँगी। और चींटी के वश में क्या है? रेंगना। तो हल्के 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 वो हाथी के सूंड में घुसकर रेंगने लगती है।
तब हाथी कहता है, जैसा मैंने अपनी अवधि में सुना, कि हम सूंड में घुसो उसो मत कोई, रेंगों को मत कोई, हम तो नदी सोख अब लोई। और जब हाथी नदी सोखने पहुंचता है तो नदी आग बुझाने को तैयार हो जाती है। पूरी प्रक्रिया, पूरा सिस्टम जो इनएक्टिवेटेड था, अक्रियाशील था, वह एक्टिवेटेड हो जाता है और राजा बढ़ई को डांटने को तैयार हो जाता है, उसको दाल का दाना मिल जाता है। अब ये कहानी जो दुनिया में सारे देशों में है, लाखों साल से है, और आपने भी इसको सुना होगा। इसमें गौर करिए और बताइए कि सबसे बड़ा शक्तिशाली इसमें कौन है एलिमेंट, सबसे बड़ा लीडर कौन है, सबसे बड़ा मैनेजर कौन है, सबसे बड़ा टीचर कौन है, सबसे बड़ा रोल मॉडल कौन है, सबसे बड़ा पथ प्रदर्शक कौन है, सबसे बड़ा सोशल रिफॉर्मर कौन है, और सबसे बड़ा, अगर राइटर को भी आप कुछ मानते हैं तो सबसे बड़ा राइटर कौन है जो अपनी पर्सनालिटी से कुछ लिख रहा है। किसी भी एंगल से सोचिए तो उत्तर चींटी मिलती है। और बहन जी आपकी बात बिल्कुल सही है, चींटी यह सब कुछ क्यों है? केवल 2 गुणों के कारण। पहला संवेदना, और दूसरा उसके वश में जितना है उतना करना। उसने ये नहीं सोचा कि महज हमारे रेंगने से क्या फ़र्क पड़ेगा जब इतने बड़े बड़े एलिमेंट्स हैं, लेकिन अगर वह पूरी संवेदना के साथ रेंगी तो पूरा सिस्टम बदल गया। तो अगर हम पूरी सपने साकार हो जाएंगे, आप सब जो जो सोचते हैं, जैसा जैसा समाज चाहते हैं, सब हो जाएगा, लेकिन पूरे संवेदना के साथ अपने वश में है जितना उतना करना पड़ेगा। और यही बात अपने सारे बच्चों को, शिष्यों को, स्टूडेंट्स तक पहुंचाना होगा। अगर आप उनकी पर्सनालिटी को बड़ा बनाना चाहते हैं, कि वह जो कुछ बनना चाहते हैं और वह जैसा सपना देख रहे हैं, जैसा समाज चाहते हैं, वह सब हो जाएगा, लेकिन उनमें संवेदना पूरी रहनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ संवेदना पैदा करनी है, क्योंकि ईश्वर हर बच्चे को यूनिक बनाता है, अद्वितीय बनाता है, विलक्षण बनाता है, सारी संभावनाओं से भरा हुआ बनाता है, और अनंत संवेदनाएं दे करके पैदा करता है इस धरती पर। यह समाज या व्यवस्थाएं कुछ पपड़ी उन संवेदनाओं पर जमा देती हैं, उन पपड़ियों को नहीं जमने देना है। बच्चों की वो संवेदनाएं बचाए रखनी है, इतना उनसे करवाइए ताकि उनके सब सपने पूरे हो सकें। यह पूरी संवेदना के साथ थोड़ा भी किया गया प्रयास एक स्विच की तरह से होता है, और जैसे एक स्विच ऑन कर देने से बहुत कुछ हो जाता है, बड़े बड़े फैक्ट्रीज़, इंडस्ट्रीज़ या जो कुछ आप इंजन सब चल जाते हैं, वैसे यह पूरी संवेदना के साथ किया गया छोटा सा काम बहुत बड़े बड़े स्विचेज इस धरती पर ऑन कर देता है। तो आपका अगर अपने बच्चों की पर्सनालिटी का विकास चाहते हैं तो उनकी संवेदना जितनी बड़ी कर सकेंगे करिए, क्योंकि जितनी बड़ी आप संवेदना बना देंगे उतनी बड़ी पर्सनालिटी हो जाएगी। ये कोचिंग क्लासेस और इधर उधर जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के होते हैं, इसका कोई मायने नहीं है। ये सब पैकिंग है, अंदर में कंटेंट ज़ीरो है। तो अपने जैसा ढूंढ के लाने के लिए जब उसने कहा, राजा ने या जो भी उस समय नवाब रहे होंगे, तो उसने संवेदना टेस्ट करनी चाहिए कि जो कैंडिडेट्स आ रहे हैं, जिन्होंने अप्लाई किया है, उनकी संवेदना कितनी गहरी है। तो वह बैलगाड़ी लगा करके खड़ा हो गया था रास्ते में और पानी में फंसा दिया था बैलगाड़ी के पहिए को। आप सब जानते हो कहानी, मुझे कहानी सुनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन टेस्ट उसने संवेदना के आधार पर किया था। आज यह ट्रेजेडी है कि हमारे कंट्री में जहाँ पे संवेदना के आधार पर सिलेक्शन होना चाहिए था, सिविल सर्विसेज में और जगह, वहाँ केवल ज्ञान के आधार पर सिलेक्शन हो रहा है। जिस दिन संवेदना के आधार पर सिलेक्शन होने लगेंगे, उस दिन समाज में अपने आप एक पॉजिटिव परिवर्तन शुरू हो जाएगा। और एक दूसरा ट्रेजिक पहलू है जिसको हम सब ने झेला है कि हम चाहे इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की ट्रेनिंग में गए, चाहे इंडियन रेवेन्यू सर्विस की ट्रेनिंग में गए, हर जगह वहाँ ऑफिसर लाइक क्वालिटी सिखाई गई। और ऑफिसर लाइक क्वालिटी क्या है कि हम आम आदमी से कितने दूर रहें, कितने एरिस्टोक्रेटिक रहें। जो ब्यूरोक्रेटिक ढांचा हमने ब्रिटेन से एडॉप्ट किया था, वही हमको ट्रेनिंग में वैसा ही बना देने की कोशिश की गई कि हम खाना भी खाएं तो रोटी अलग खाएं मुंह में और चम्मच से सब्जी अलग डालें, हाथ में ज़रा भी गीला नहीं होना चाहिए। हमारा टेस्टिंग होती थी कि अगर हाथ गीले हो गए तो हमें खाना खाने की तमीज़ नहीं। तो हमने क्या बना रखा था, आम आदमी से बिल्कुल दूरी।
वह सब बंद होना चाहिए। आम आदमी की तरह से हम सब भी रहें। ऑफिसर लाइक क्वालिटी ये है कि हम आम आदमी की तरह से रहें, ना कि आम आदमी से दूर। तो वह सिस्टम भी, वह सामाजिक क्रांतियाँ भी इस देश में आनी हैं। बहुत सारी चीज़ें अभी इस देश में आनी हैं और वह आपको उसके लिए माकूल वातावरण तैयार करना है। एक किताब है, पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों ने पढ़ा है, तोतो चान। कितने लोगों ने पढ़ा है तोतो चान? 2-3-4 लोगों ने पढ़ा है। मुझे लगता है कि दुनिया की सबसे अच्छी किताब है। जैसे सबसे अच्छी लोक कथा जो मैंने बताई, उसी तरह से दुनिया की सबसे अच्छी किताब मुझे तोतो चान लगती है। और तोतो चान क्या है? एक टीचर की, आप में से कोई हो सकता है, उसकी कथा, उसकी जीवनी लिखी गई है। और लिखा किसने है? एक छोटी सी बच्ची ने, एक स्टूडेंट ने। आप अगर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो क्या पता आपका कौन स्टूडेंट आपकी जीवनी लिखे। आप कुछ नहीं जानते हैं कि आज की कल क्या होने वाला है, लेकिन वह भाव तो आए। और वो कहानी बड़ी अजीब है। वो जापान का वो टीचर, वह समाज के सारे रिजेक्टेड बच्चों को पढ़ाता है, जिनका दूसरी स्कूलों में एडमिशन नहीं होता, या जो दूसरी स्कूलों से शैतानियों की वजह से निकाल दिए जाते हैं। ये खुद जिस लड़की ने आत्मकथा लिखी, अपने टीचर कथा लिखी है, वो एक दूसरे स्कूल में बदमाशी की वजह से निकाल दी गई थी कि तुमको पढ़ाया नहीं जा सकता। या जिनके पेरेंट्स बहुत गरीब हैं, बच्चों को नहीं एडमिशन करा पाते, या जिनके बच्चे कहीं एडमिशन नहीं पा पाते, एडमिशन टेस्ट में फ़ेल हो जाते हैं, या जो हैंडीकैप्ड हैं फिजिकली या मेंटली, जो विकलांग हैं। इन सारे के सारे रिजेक्टेड बच्चों को वह टीचर पढ़ाता है। और रिटन डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है कि उस स्कूल से निकले हुए सारे के सारे बच्चे जापान के टॉप मोस्ट पोजीशंस पे पहुंचते हैं। रिटन डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है कि एक भी बच्चा जीवन में कम नहीं रह पाता, सब के सब जापान की टॉप मोस्ट पोजीशंस पे पहुंचते हैं। तो ये है आपकी जिम्मेदारी कि आपके संपर्क में जो बच्चा आ गया, फिर उसे पूरी तरह से खिलना है। वो आपको पूरा ऐसा इन्वायरमेंट देना है कि वह बच्चा, उसमें जितनी पोटेंशियलिटी है वह खिले। और वही उस टीचर ने किया। इसलिए मुझे वह किताब दुनिया की सबसे अच्छी किताब लगती है। मैंने अपनी जितनी किताबें बांटी हैं उससे कई गुना ज़्यादा तोतो चान बांटी है। और जब भी मैं कहीं भी मुझे मिल जाती, जितनी कॉपीज़ मिल जाती है मैं बांटता हूँ। आजकल पता नहीं एनबीटी ने छाप दिया पिछले कई सालों से, आजकल मिल नहीं रहा है। नहीं तो मैं तो चाहता हूँ कि हर टीचर कम से कम तोतो चान ज़रूर पढ़े, कई बार पढ़े। और टीचर और स्टूडेंट तो अलग, जिन पेरेंट्स ने, जिन माता पिताओं ने, अभिभावकों ने तोतो चान पढ़ लिया, उनके आपसी रिश्ते भी बच्चों और माता पिता के, अभिभावक और माता पिता के अच्छे हो गए। तो वो किताब तो आपके लिए कंपलसरी है, बल्कि पढ़ाने का परमिशन ही नहीं मिलना चाहिए, या बच्चा पैदा करने का परमिशन नहीं मिलना चाहिए जब तक कोई तोतो चान न पढ़ ले। वो तो मस्ट है, वो किताब ज़रूर पढ़िए। और अगर आपकी संस्था सबको एक एक किताब मुहैया करा सके तो मेरी, चाहे फ़ोटोकॉपी कर करके पढ़ने की ज़रूरत है। मैंने तो इसे पायरेटेड एडिशंस की फ़ोटोकॉपी कर करके बांटी है 80s में, जब ये 5-7 रुपए में दिल्ली में मिलता था। तो ये किताब आपके लिए मस्ट है। और गीता जी ने एक बहुत अच्छा गीत गाया था कि जब वैदिक ऋचाएँ फलीभूत होने लगेंगी तो आपके गीत, वैदिक ऋचाएँ फलीभूत होने लगेंगी। तो एक वैदिक ऋचा है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है और आप लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अमंत्रम अक्षरो नास्ति न अपि मूलम न औषधम न अपि कोऽपि अयोग्यो पुरुषः योजकः तत्र दुर्लभः। इस धरती पर, इस सृष्टि में कोई ऐसा अक्षर, भाई साहब बैठ जाइए। इस धरती पर, इस सृष्टि में कोई ऐसा अक्षर, कोई ऐसी ध्वनि नहीं है जिसका मंत्र न बनाया जा सके। भाव होना चाहिए। राम राम भी मंत्र बनता है और मरा मरा भी मंत्र बनता है और बराबर फल देता है। तो इस धरती पर, इस सृष्टि में भाव फलित होता है। कोई ऐसा अक्षर या ध्वनि नहीं है जिसका मंत्र न बनाया जा सके। ना भी मूलम न औषधम, कोई ऐसी जड़ी बूटी वनस्पति नहीं है जिसमें औषधीय गुण न हो। प्रणव पांड्या जी खुद डॉक्टर हैं, जानते होंगे
टेस्टिफाई करेंगे हमारी बात को, कि कोई ऐसी वनस्पति नहीं है जिसमें औषधीय गुण न हो, न अपि कोऽपि अयोग्यो पुरुष। इस धरती पर कोई भी पुरुष अयोग्य नहीं है। ईश्वर ने किसी को अयोग्य बनाया ही नहीं। जो जापान के टोतो चान के उस टीचर ने पहचाना कि कोई बच्चा अयोग्य नहीं है, कोई व्यक्ति अयोग्य नहीं होता। तो इसलिए आपकी विशेष जिम्मेदारी है कि किसी बच्चे को अयोग्य मत माने। अगर हम किसी बच्चे को फेल कर रहे हैं तो यह बच्चा नहीं, हम फेल हो रहे हैं। कोई बच्चा कभी फेल नहीं हो सकता, ना हो रहा है। होता यह है कि उसमें गुण कुछ और है और हम उसको ठेल ठेल के पढ़ा कुछ और रहे हैं, और उसमें कम नंबर पाता है तो उसको फेल कह देते हैं। अगर आप हवा के दबाव को थर्मामीटर से नापना चाहें और न नाप पाएँ तो कहे कि थर्मामीटर फेल है, आपका प्रोसेस फेल है। हर बच्चा एक्सेल कर सकता है, हर बच्चा अद्वितीय है, हर बच्चा टॉप पे पहुंच सकता है। हमें उसके अंदर छिपे हुए गुणों को पहचानना है। और यहाँ ये फेल्योर केवल आपका नहीं है, इसमें पेरेंट्स का ज़्यादा रोल है। पेरेंट्स ज़बरदस्ती अपने सपनों को लादना चाहते हैं बच्चों पे, अपने विषयों को लादना चाहते हैं बच्चों पे। आप उनको भी गाइड करिए और बच्चों के सही टैलेंट को पहचानिए और उन्हें उस दिशा में ले जाइए, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है कि हर बच्चा एक्सेल करे। जब तक हम हिंदुस्तान के हर बच्चे को एक्सेल नहीं कराएंगे, हम 2020 में कहते हैं हिंदुस्तान बहुत आगे हो जाएगा, विश्व शक्ति बन जाएगा, क्या बिना बच्चों पे ध्यान दिए और बिना हर बच्चे को टॉप पर पहुँचाए हुए हो जाएगा? तो इसके लिए एक यज्ञ की, एक अभियान की ज़रूरत है कि हम हर बच्चे को वहाँ तक पहुँचाएँ जहाँ तक वो पहुँच सकता है। और मेरा बचपन आम के पेड़ के नीचे गांव में दर्जा 5 तक प्राइमरी स्कूल में हुआ, जहाँ पेड़ स्कूल की बिल्डिंग नहीं थी। हम लोग अपना बोरा झोरा लेके तो स्कूल जाते ही थे। मास्टर साहब की कुर्सी और श्यामपट ब्लैक बोर्ड वो भी लेके जाते थे, क्योंकि जब स्कूल में बिल्डिंग नहीं है तो कहाँ रखा जाएगा ये सब। लेकिन वह मेरे या किसी भी बच्चे के विकास में बाधा नहीं हो सकती। कमियाँ विकास में बाधा नहीं होती हैं। संसाधन की कमी कभी विकास में बाधा नहीं होती है। अक्सर बाधा बनती है संसाधनों की अधिकता। संसाधनों की कमी कभी बाधा नहीं बनती, संसाधनों की अधिकता बाधा बनती है। एक छोटा सा किस्सा फिर मुझे याद आ गया आप लोगों को देख के, और जिस तरह से आप लोग सुन रहे हैं, बात करते जाने का मन हो रहा है। एक सच्चा किस्सा है। एक दिन आप ही जैसे कोई टीचर छोटे क्लास में बच्चों के सामने एक अंडा लेके गए और कहा कि मैं इसको डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहता हूँ, ये बिल्कुल पका हुआ राइप अंडा है और अभी थोड़ी देर में इसमें से एक बच्चा निकल। बच्चों की जीवनी शक्ति ख़त्म करते जा रहे हैं। वहाँ से कोई हिंदुस्तान के लिए लीडर नहीं निकलने वाला है। मैं इतने दिन से प्राइमरी से लेकर के IIM तक और IITs और कहाँ लेक्चर देता हूँ। एक सवाल पूछता हूँ कि इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, क्यों इतने बड़े IITs और IIMs हैं, क्यों इस देश को और समाज को एक भी लीडर इन लोगों ने नहीं दिया? ये लीडर वहाँ से निकल ही नहीं सकता, क्योंकि जीवनी शक्ति ख़त्म कर दी गई है। 5 स्टार्स से लीडर्स नहीं निकलेंगे या समाज के लिए ज़रूरी बच्चे नहीं निकलेंगे। अगर 2020 या 2030 में हिंदुस्तान को आगे बढ़ना है तो वह आप दिशा देंगे और तब निकलेंगे। उसके लिए आप अपने को तैयार करिए। और अब समय नहीं है, समय बहुत हम गंवा चुके हैं। 47 से 2013 तक बहुत समय गंवा चुके हैं। अब बिल्कुल समय नहीं है। हर इसी शायद वो मुनव्वर राना का मुझे एक शेर याद आता है कि वतन की रेत मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, वतन की रेत मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। क्या पता शांति कुंज के इस सभागार से ही वो परिवर्तन की लहर शुरू हो जाए। प्रणव पांड्या जी भी हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरी बात वो भी सुन रहे हैं और इसलिए मुझे और उत्साह से बोलने का मन हो रहा है। तो इसलिए आप अपनी जिम्मेदारी को समझिए। एक और बहुत ज़रूरी बात कहनी है कि अगर कोई कहता है कि समय ख़राब है, ज़माना ख़राब है, कलयुग है, तो यह सब भ्रम है, यह सब फ्रॉड है। इस पे कभी विश्वास मत करिए। अगर आप अच्छे हैं, हम अच्छे हैं, प्रणव पांड्या जी अच्छे हैं और ईश्वर वही है, तो समय कैसे ख़राब हो सकता है? ये भ्रम फैलाया जा रहा है, इस भ्रमों से बचें। माइथोलॉजी भी बहुत बड़ा भ्रम है।
माइथोलॉजी में कितने बड़े बड़े भ्रम हैं। अभी आपसे एक सवाल पूछूं, दानवीर कौन था? कर्ण। और दधीच से भी दान मांगा गया था। इंस्टेंटली उसने अपनी सारी हड्डियां दे दी, वो ख़त्म हो गया। और कर्ण ने केवल कवच कुंडल दिया, उसके बाद कितने साल तक जीवित रहे, राज्य किया और पता नहीं क्या क्या हुआ। लेकिन आप दधीच को दानवीर भी कहने को तैयार नहीं है, क्योंकि माइथोलॉजी ने ऐसे ही गलत पढ़ाया है। माइथोलॉजी पे भी विश्वास करने की ज़रूरत नहीं, आंखें खोल के रखनी है। और अपने बच्चों को भी आंखें खोल के रखवानी है। उनकी आंखों पे भी किसी तरह की न पट्टी बांधनी है न बंधने देना। तो इसलिए अगर कोई कहता है कि समय ख़राब है या ज़माना ख़राब है तो झूठ बोल रहा है। मेरी एक बहुत छोटी सी कविता है कि वह भी ज़माने को बुरा कहने लगा है, लगता है वह भी बुरे माहौल में रहने लगा है। वह भी ज़माने को बुरा कहने लगा है, लगता है वह भी बुरे माहौल में रहने लगा है। आप अपने उस माहौल से, या कहीं किसी को अगर बुरा कहते चलें तो उसको खींच करके उस माहौल से ज़रा बाहर निकालें और देखें, तो उसको भी और आपको भी माहौल अच्छा लगेगा। और अगर कुछ कमी है तो उसके दूर करने की जिम्मेदारी भी हमारी है, उसी चींटी की तरह। न व्यवस्था से न फरिश्तों से उम्मीद करनी है कि वो सब जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करेंगे। वह हम ही को मिलजुल करके सॉल्व करना है और उसकी भी तैयारी करनी है। और एक चीज़ और कहना चाहेंगे, पॉजिटिव थिंकिंग। बच्चों में पॉजिटिव थिंकिंग होना बहुत ज़रूरी है। जो होलिस्टिक एजुकेशन, संवेदना के विस्तार की बात मैंने कही थी, उससे पॉजिटिव थिंकिंग एज ए बाई प्रोडक्ट आ जाती है। जिसकी संवेदना जितनी ही बड़ी होगी उसकी थिंकिंग वैसे ही पॉजिटिव होने लगेगी। और अब तो डॉक्टर्स भी रिसर्च करके कह रहे हैं कि जो पॉजिटिव थिंकिंग का होगा, ऑप्टिमिस्टिक होगा, उसकी ज़िंदगी कम से कम 10 साल और बढ़ जाती है। और अंग्रेज़ी में एक और बड़ा अच्छा शब्द है इंटीग्रिटी। ईमानदारी, नैतिकता, इन सब के लिए बड़ी पर्सनालिटी के लिए एक शब्द है इंटीग्रिटी। और इंटीग्रिटी इंटीग्रेशन से बना है, जिसका मतलब सीधे सीधे जोड़ने से है, सम करने से है। डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन। तो जिसका इंटीग्रिटी उतना ही बड़ा होगा जिसकी इंटीग्रेशन जो समाज से, देश से, धरती से जितना ही ज़्यादा होगा। इंटीग्रिटी बहुत प्यारा शब्द है और उसी से उपजता है पॉजिटिव थिंकिंग। तो हमें अपने अंदर भी पॉजिटिव थिंकिंग रखना है और बच्चों के अंदर भी पॉजिटिव थिंकिंग रखना है। धन्यवाद डॉक्टर पांडे जी। आपने हम सब की संवेदनाओं को बहुत गहराई तक छुआ। और अब मैं सादर आमंत्रित करता हूँ इस कार्यक्रम और ये अपना अभ्यास वर्ग जिनके आशीर्वाद और जिनके सहयोग की छत्रछाया में हो रहा है, डॉक्टर प्रणव पंड्या जी को, कुलाधिपति देव संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार, कि वे हम सबको अध्यक्षीय आशीर्वचन प्रदान करें। डॉक्टर प्रणव पंड्या जी। आदरणीय पांडे साहब, भारतीय शिक्षण मंडल के सभी शिक्षक भाइयों, शिक्षिका बहनों, शांतिकुंज के हमारे सभी कार्यकर्ता भाइयों और हमारे आदरणीय अंगद सिंह जी भाई साहब, उनके साथ आए हुए सभी परिवार के सदस्य, भाइयों बहनों, संवेदना का व्यापक विस्तार ही वास्तव में आध्यात्मिक विकास है। संवेदना का विकास, अनंत विकास, जैसा कि पांडे साहब ने कहा। मैं थोड़ा विलम्ब से आ पाया क्योंकि यूनिवर्सिटी में लेट हो गया था मैं। तो जो मैंने जहाँ से सुनना चालू किया वो सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ध्यान के बाद आदरणीय पांडे जी ने जो चीज़ें कहीं स्वस्फूर्त भावना से और जो उनकी काव्य की जो प्रस्फुटित भावना है उससे जो उनकी बातें पता चली, उनकी डेप्थ बहुत अच्छी है, उनकी डेप्थ विषय पर बहुत अच्छी है। विशेष रूप से जो आज जो भाषण होते हैं उन भाषणों में वास्तविकता ग्रासरूट लेवल तक जाने की नहीं होती। ऊपर ऊपर की उथली उथली आदर्शवादी बातें कह दी जाती हैं और समाप्त हो जाती हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने किताब लिखी है सतयुग की वापसी, और दूसरी किताब लिखी परिवर्तन के महान क्षण। ये दो किताबें क्रांतिधर्मी साहित्य हैं, 1988-89 में लिखा गया है। ये पढ़ने योग्य है। अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि संवेदना का अगर विकास न हुआ होता तो क्रोंच पक्षी का वध देखकर वाल्मीकि काव्य लिखने वाले ऋषि न बने होते। क्रोंच पक्षी का वध देख करके उनके मुंह से निकला माँ निषाद, बस वो जो एक श्लोक निकला वो श्लोक ही वाल्मीकि रामायण का आदि स्रोत बन गया।
वहाँ से वाल्मीकि रामायण निकली। जो आज सबसे बड़ा जो अभाव है, मैं समझता हूँ कि भौतिकवादी विकास, कॉलोनाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये जो भी कुछ हुआ है उसने आज संवेदना को कुंद कर दिया है। मानव के बीच में, परिवार में, बेटे और माँ और बेटे के बीच में, पिता और बेटे के बीच में आपस में ही संवेदना हमारी कुंद हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी होकर के रह गई है। गुरुदेव ने लिखा, संवेदना का सरोवर तेजाबी तालाब के रूप में कन्वर्ट हो गया है। वास्तव में आज स्थिति यही आ गई है, क्योंकि जो परिस्थितियाँ बन रही हैं, जैसा आपने 16 दिसंबर का कांड देखा, और उसके बाद जो रोज़ परिस्थितियाँ ऐसी हो रही हैं, मतलब जब जन दबाव जब बन रहा है चारों तरफ से कि बड़ा से बड़ा पनिशमेंट दिया जाए, तब भी आदमी वही काम कर रहा है जो कि दुर्दांत दैत्य किया करते थे। 5 तरह के होते हैं जीव, नर कीटक, नर पामर। नर कीटक वो जो क्षुद्र कीड़ों जैसा जीवन जीते हैं। नर पशु, पेट प्रजनन का जीवन जीने वाले। नर पामर, जिन्हें न व्यापे जगत गति, जिन्हें जगत किसी से मतलब ही नहीं है। नर पिशाच, जैसे वो आपने देखा, नर पिशाच दुर्दांत कृत्य करने वाले और बिना किसी तरह की चिंता किए इसका क्या असर होगा। संवेदनाहीन व्यक्ति, बिल्कुल नहीं। और अंतिम होते हैं नर मानव, जिनके अंदर कुछ मानवत्व, मानवीय गरिमा के अनुरूप जीवन जीने की कुछ प्रेरणा होती है, कुछ जिंदा होती है, स्फुल्लिंग होते हैं। इनको देव मानव बनाना आपका काम। शिक्षकों को सबसे बड़ा दायित्व जो मिला है वो है नर मानव को देव मानव बनाना। और जो बाकी जो 4 कैटेगरी के लोग हैं उनके अंदर मानवत्व या मानवीय गरिमा के तत्व जगाना, और वो तत्व जगाने का काम संवेदना के माध्यम से संभव हो सकता है। और जैसे संवेदना आएगी कहाँ से? संस्कारों के माध्यम से। जब तक संस्कार नहीं जगेंगे, संस्कार माँ देती है, संस्कार गुरु देते हैं, आचार्य देते हैं, संस्कार घर से मिलते हैं। संस्कार, सबसे पहला संस्कार माँ देती है प्यार का। बच्चा जब गर्भ में होता है तो माँ के हृदय की धड़कन सुनता है, लब डप लब डप लब डप। उसके लिए इससे बढ़िया संगीत कोई नहीं है। वो जब सुनता है उसी वही उसका नादयोग है, वही उसके लिए सबसे बढ़िया संगीत है। वो सुनते सुनते सो जाता है। जब वो बाहर आता है, बाहर आने के बाद जब कभी रोता है, भूख लगती है, तो माँ उसे छाती से लगा लेती है। छाती से लगाते ही उसे फिर सुनाई पड़ता है लब डप लब डप लब डप, तो फिर सो जाता है। पिता लगाए तो नहीं सोता। देखिए फर्क, देखिए पिता की छाती से लगने पे नहीं सोते, क्योंकि माता की हृदय की धड़कन की आवाज़ वो पहचानता है। और ये नाद योग जो है सबसे विलक्षण नाद योग है, जो माँ के माध्यम से हमको दिया है। और माँ ही संस्कार देती है बच्चों को। माँ जो संस्कार देती है उसी से बच्चा विकसित होता है, और वहाँ से विकसित होने के बाद जो संवेदना उसके अंदर विकसित होती है वही उसे महामानव बनाती है। जितने भी महामानव हुए हैं, जितने महापुरुष हुए हैं, वो सब इसी माध्यम से हुए हैं। आज हमको जो एक क्रांति करनी है, परिवर्तन की प्रक्रिया गतिशील है। 2010 का भाई साहब ने कहा, मैं भी मानता हूँ 2010-2011 का समय बड़ा विलक्षण है, बहुत विलक्षण। इस बारे में श्री अरविंद ने और स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही है जो कि भविष्यवाणी के रूप में है। उन्होंने कहा है कि ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के जन्म के साथ सतयुग का शुभारंभ हो गया है। सतयुग आ गया है, पर 175 वर्ष के संधि काल के बाद उसका पहले बीज दिखाई पड़ने लगेंगे, पहला स्फुल्लिंग दिखाई पड़ने लगे। पहले सतयुग की लालिमा दिखेगी 175 साल के बाद। मित्रों, इस बीच ठाकुर आए, ठाकुर की लीला चली। ठाकुर के साथ 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ, जो कि शायद सबसे पहला संग्राम था भारत के लिए। और उसके पश्चात फिर 1860 का दशक, जिसमें पहले स्वामी विवेकानंद आए, फिर उसके बाद श्री रविन्द्रनाथ टैगोर आए, फिर उसके बाद अरविंदो घोष आए, और फिर महात्मा गांधी। एक ही दशक में 4 महापुरुष एक साथ। ये सारा के सारा जो दशक था बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन चारों ने भारतीय, जो आज का भारत है, 21वीं सदी का भारत है, उसकी फाउंडेशन रखी। इसी के बाद अगर आप देखें तो इसके बाद फिर रामकृष्ण परमहंस का लीला पूरा संदोह, फिर उसके बाद स्वामी विवेकानंद का आना, विवेकानंद का विश्व यात्रा। हम स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती मना रहे हैं। वही वास्तव में हमारे आज के 21वीं सदी के फाउंडर हैं, जो आज 21वीं सदी में हम देख रहे हैं। ये इसका इतिहास 19वीं शताब्दी में लिख दिया गया था, और 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी, 21वीं शताब्दी और आने वाले कई शताब्दियों तक अगर किसी एक महामानव को याद किया जाता रहेगा परिवर्तन को लाने के लिए, तो वहीं स्वामी विवेकानंद। उन्होंने परिवर्तन की एक प्रक्रिया अलग जगह दिया उन्होंने पूरा, और उन्होंने ये कह दिया कि नहीं, उठो, जागो, रुको मत जब तक लक्ष्य तक न पहुँच जाओ। पर किस लक्ष्य तक? मानव को महामानव बनाने तक, मानव को महामानव बनाना। माइक्रोकॉस्म से मैक्रोकॉस्म, हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर को देखो। जीव सेवा से शिव सेवा, दरिद्र नारायण को अपना आराध्य मानो।
ये संवेदना जब तक नहीं जगेगी कि हर व्यक्ति के अंदर मैं मौजूद हूँ, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, तब तक आदमी के अंदर संवेदना नहीं जागेगी। अगर ये आदमी जो सामने भिखारी बैठा है और इसके भूखा है, जब तक भूखा है मेरे सामने बैठा है तब तक मैं खाना नहीं खा सकता, मेरे अंदर की संवेदना नहीं कर सकती। रमन महर्षि के पास एक महिला आई और उसने कहा कि मुझे बच्चा नहीं होता तो आप कोई प्रसाद दे दीजिए। बोले प्रसाद तो दे दूंगा पर मैं तेरे को देखूंगा थोड़ी देर तक, तू यहीं बैठना। तो एक मुट्ठी चने दे दिए और वो जाके कोने में बैठ गई। इस बीच एक बालक आया उसके पास, माँ मुझे भी दे दे थोड़े से चने। नहीं दिए उसने कभी सारे चने खाने तभी तो सिद्धि पैदा होगी, तभी तो अंदर से बच्चा पैदा होगा। उसको ये लगा कि इसी के अंदर सब सिद्धि भरी पड़ी। एक बच्चा आया, दूसरा बच्चा आया, तीसरा, 5 बच्चे अलग अलग ढंग से आए। सारी की सारी लीला थी रमन महर्षि की। रमन महर्षि के पास वो बाद में आई, बोले आपने देख लिया मुझे, अब तो मुझे बालक हो जाएगा। बोले बेटा तुझे नहीं होगा बालक, 5 बार भगवान भेजा था मैंने तेरे पास, 5 बार तेरे पास आह्वान गया था, आमंत्रण गया था, पर 5 बार तूने उसको नकार दिया। जब तेरे अंदर इनके लिए संवेदना नहीं जगी तो तेरे लिए किसी के लिए संवेदना नहीं जगी, तू माँ बनने लायक नहीं। ये मित्रों हमें बराबर याद रखना पड़ेगा कि जब तक संवेदना का बीज नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। वास्तव में सही अर्थों में आज की शिक्षा संवेदना रहित शिक्षा है, संवेदना रहित शिक्षा है बिल्कुल। शिक्षा और विद्या, शिक्षा में संवेदना है तो शिक्षा विद्या है, और संवेदना नहीं है तो शिक्षा है, बम्बार्डमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन है, बम्बार्डमेंट ऑफ एंटरटेनमेंट, और कुछ नहीं है। कल मैं एक विज्ञापन देख रहा था, अभी इंडिया टुडे मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक वर्जन आया तो उसमें देख रहा था मैं। उसमें एक लक्ष्मणगढ़ में मोदी जी की यूनिवर्सिटी है कोई, उसका डाइनिंग हॉल बताया, वहाँ की फ़ीस है 10 लाख रुपया प्रतिवर्ष। और वहाँ जो बच्चे भोजन कर रहे थे, वो बच्चे भोजन कर रहे थे ऐसे जैसे कोई आपने वो अल्बर्ट हॉल देखा होगा जिसमें लता मंगेशकर को अवार्ड मिला था, उस वाले हॉल में बैठे हुए, इतना बड़े बड़े झाड़ फानुस टंगे हुए, और उस वाले हॉल में बैठे थे। मैंने मित्रों मेडिकल कॉलेज में मेस चलाई है, इतनी विपरीत परिस्थितियों में चलाई है मेस मैंने, जब मैं एमडी कर रहा था, और मैंने अपनी मेस में प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मैंने लोगों को भोजन बढ़िया कराया है, और मैंने खुद भी उन प्रतिकूल परिस्थितियों में भोजन किया है। मैं जहाँ से पढ़ के आया हूँ, प्राइमरी क्लास, मिडिल क्लास, सब क्लासेस मैंने म्यूनिसिपल स्कूल से पढ़ी हैं, और वहाँ से पढ़ करके फिर मेडिकल कॉलेज में पहुँचा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ ऐसी पढ़ाई हो रही हो वहाँ कोई महामानव नहीं बन सकता। मैं इनकी बात से सहमत हूँ पूरी तरह से। ये कोई भी आप आने वाले दिनों में जागता महापुरुष नहीं निकाल सकते। पढ़ाई जहाँ पर प्रतिकूल परिस्थितियों में होगी, विषम परिस्थितियों में होगी, जहाँ अल्पकाल विद्या सब आई, जहाँ वशिष्ठ और उनकी पत्नी अरुंधति दोनों बिठा करके हृदय से लगाकर राम लक्ष्मण और पूरी प्रजाजनों के बच्चों को साथ साथ छाती से चिपका के कहते हैं अब तुम सो जाओ, लोरी सुनाते हैं, तब जाके बच्चे सोते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि सबके लिए समान भाव है, और यहाँ माँ बाप के रूप में हमारे गुरु मौजूद हैं। जब तक गुरु के अंदर वो गुरु वाला भाव नहीं पैदा होगा तब तक कहाँ से बनाएंगे आप? गुरुकुल की बात करते हैं, आचार्य कुल की बात करते हैं, विद्यापीठ की बात करते हैं, और दुनिया भर की हम बात करते हैं, विश्वविद्यालय की बात करते हैं। पिछले 20 साल में ग्रोथ 1000 नहीं 2000-3000% हुई है यूनिवर्सिटीज़ की। पर क्यों नहीं हुई महामानवों की वृद्धि? क्यों नहीं हुई लीड लेने वालों की वृद्धि? क्यों नहीं हुई सोशल लीडर्स की वृद्धि? और क्यों नहीं हुई ऐसे लोगों की वृद्धि जो समाज में नेतृत्व करने के लिए सामने आए? मित्रों, वो लोग निकले हैं तो अभावग्रस्त परिस्थितियों में से निकले हैं, और उन्होंने वहाँ संवेदना देखी, संवेदना जगी, इसलिए निकले। इसलिए आप विद्या पढ़ाइए, शिक्षा पढ़ाइए। मैं मानता हूँ शिक्षा पढ़ाए बिना काम नहीं चलेगा। मैंने शिक्षा पढ़ी, यहाँ आने के बाद गुरुदेव के चरणों में जब अपने आप को अर्पित किया तो गुरुदेव ने कहा तुमने बहुत पढ़ लिया, अब तुम विद्या पढ़ो। मैंने कहा विश्वविद्यालय की डिग्री लेके आया हूँ, विश्वविद्यालय की डिग्री लेके आया हूँ, और आप कह रहे हैं कि एमडी मेडिसिन की डिग्री वैलिड नहीं है। नहीं, डिग्री को तुम्हारी वैलिड नहीं, इनवैलिड नहीं बता रहा हूँ, डिग्री तुम्हारी पूरी वैलिड है, पर अब सीखो, विनम्रता का पाठ सीखो, संवेदना का पाठ सीखो। अब वेद पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, अपने भारतीय संस्कृति का ज्ञान सीखो, सिखाओ दूसरों को, पहले तुम खुद सीखो। मुझे 10 साल रगड़ा है बुरी तरह से। सांप यदि बंदर के हाथ में आ जाए कभी तो मुंह की तरफ से पकड़ लेता है, मुंह की तरफ से पकड़ लेता है, और उसके बाद उसको ऐसे ऐसे यूं कुचलता है बुरी तरह से, और देखता रहता है कि मर गया कि नहीं मरा, तो फिर कुचलता है, फिर देखता है मरा कि नहीं, और जब पूरी तरह से बढ़ जाता है तो उठा के फेंक देता है। गुरुदेव ने मेरे अहंकार को, मेरे एमडी होने के अहंकार को कुचला है बुरी तरह से 10 साल तक, तब जाकर मैं एक कार्यकर्ता बन पाया। मित्रों, कोई भी समाज, कोई भी संगठन
कोई भी राष्ट्र प्रगति तभी कर सकता है जब अहंकार को गलाने वाले व्यक्ति मौजूद हों और वो अपने अहंकार को गला करके अपनी विद्या के माध्यम से समाज का मार्गदर्शन करने के लिए तैयार हों। कोई किसी को सिल्वर स्पून दे के नहीं भेजता, चांदी का चम्मच खिला के बिठा दिया और ये कह दिया कि नहीं ये समाज का नेतृत्व करेंगे क्योंकि हमारा बेटा है, क्योंकि हमारा ये दामाद है, क्योंकि हमारा ये नाती है, क्योंकि हमारा पोता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोई नहीं मानेगा। यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्व देवोत्तर जना स यत् प्रमाणम कुरुते लोक तदनुवर्तते। गीता में भगवान कृष्ण ने बड़ा क्लियर कर रहा है। जैसे जैसे श्रेष्ठ मानव चलता है, जैसे जैसे उसका आचरण होता है, वैसे ही लोग चलते हैं, वैसे ही उसका अनुकरण करते हैं और तब समाज बदलता है। समाज बदलने के लिए मित्रों हमको रोल मॉडल बनना पड़ेगा, हमको आपको शिक्षकों को रोल मॉडल बनना पड़ेगा ताकि आपके जैसा बनने की उसके अंदर प्रवृत्ति जागने लगे। यदि ऐसा होने लगा शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन आ जाएगा। भारतीय शिक्षण मंडल से मुझे बहुत अपेक्षाएँ हैं। मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आने वाले 3 दिनों में हम लोग बहुत कुछ बातें यहाँ सुनेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे। पर ये प्रवचन तक सीमित न रहें, ये जीवन में उतारने के कुछ वैल्यूज़, कुछ मूल्य आप यहाँ से लेकर के जाएं और इनको प्रैक्टिस करना चालू करें। एक सीमित ग्रुप में प्रैक्टिस करें, फिर उसको, उस फसल को, जैसे संस्कृति शब्द है उसके बारे में कई बार संस्कृति शब्द का अर्थ कोई बताएगा? भाई साहब आप में से कोई संस्कृति शब्द का अर्थ क्या होता है? मैं उसका श्रेष्ठतम अर्थ बताने की कोशिश करूँगा। संस्कृति हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर। कई लोग कहते हैं हेमा मालिनी का डांस ही कल्चर होता है, कल्चरल प्रोग्राम होता है। क्या वो कल्चर है? कल्चर क्या है बताइए? परिमार्जन और परिष्कार। संस्कृति की परिभाषा मैं देता हूँ, गुणों को अपने अंतर जगत में पैदा करने की, खेती करने की कला सीखना। गुणों को अपने अंतर जगत में कल्टीवेट करने की कला, नहीं कि कल्टीवेट से कल्चर बना है। कल्चर शब्द जो है ना कल्टीवेट से बना है। गुणों की खेती, सद्गुणों की खेती। सद्गुणों की खेती यदि करना आदमी चालू कर दे तो सांस्कृतिक विकास चालू हो जाएगा। तो ये जो विद्या है ये संस्कृति है और जो शिक्षा है वो विज्ञान है। ये आज की हमारी सभ्यता है, एटिकेट्स है। कॉन्वेंट में भेज दिया बच्चे को टाई पहना के, टाई पहन लिया, टाई पहनने से हमने समझ लिया पढ़ना लिखना सीख लिया। इसमें कुछ नहीं आता उसको, कुछ भी नहीं करना ऐसा। वो कुछ करके स्वावलंबी नहीं बनेगा, अपने परावलंबी बनेगा और आगे चल के मालूम नहीं आपका फर्स्ट भी आ गया, MBA भी कर लिया तो भी किसी ने लगे। न जाने कितने डॉक्टर्स, न जाने कितने इंजीनियर, न जाने कितने IAS ऑफिसर्स, न जाने कितने पढ़े लिखे लोगों को मैंने देखा है जीवन जीना नहीं आता, हाई स्ट्रेस में आ जाते हैं। जरा जरा सी बात में स्ट्रेस में, तनाव में आ जाते हैं, मुँह सूखने लगता है, क्या करेंगे ऐसे में, क्या करें। मैं जिस स्थान पे बैठा हूँ वहाँ कई लोग आते हैं, बताते हैं जो अपने जीवन की समस्याओं को, पत्नी से तालमेल नहीं बैठता, बच्चे से तालमेल नहीं बैठता, ऑफिस से तालमेल नहीं बैठता। उसका कारण क्या है? जीवन जीने की कला का अभाव। और जीवन जीने की कला जब तक आप नहीं सिखाएंगे कि जीवन को कैसे जीना चाहिए, तब तक हमारी शिक्षा अधूरी रहेगी। दोनों इस शिक्षा को पूर्ण बनाने की कोशिश करिए, तब हम लोग कर पाएंगे। खूब खूब मंगल कामनाएं आपके उज्जवल भविष्य के लिए।